हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे इस लेक्चर सीरीज में हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। आज है क्लास नंबर 3। तो मिसलेनियस क्वेश्चन का सेट नंबर 3। तो करते हैं शुरू। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इफ गुड्स बी परचेज फॉर 840 एंड वन फोर्थ बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। बच्चे ध्यान दो, देखो क्वेश्चन तो है बड़ा आसान। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। कोई भी आप इनमें से एक तरीका लगा सकते हैं। तो पहला तरीका बच्चे, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे देखो सब कुछ परसेंटेज में पूछा जा रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है और रेशोज में बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप 840 लेकर ना भी चलो तो भी बात बन जाएगी। ठीक है जी, 840 को आप लेकर भी चल सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप ना भी लेकर चले तो काम काम जो है थोड़ा और आसान हो जाएगा, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे, देखो बच्चे ध्यान दो। पहले बात हो रही है जी वन फोर्थ की। अगर पहले वन फोर्थ की बात हो रही है तो रिमाइंडर कितना रह गया, थ्री फोर्थ। वन फोर्थ और थ्री थ्री फोर्थ का बना लो जी रेशियो। तो वन फोर्थ और थ्री फोर्थ का रेशियो बनेगा 1:3। तो मान लेते हैं जिस पहले हिस्से की बात हो रही है वो है एक, दूसरे हिस्से की जो बात हो रही है वो हो रही है तीन। ठीक है जी, इनका टोटल जो बना कितना बना, फोर। एक काम करते हैं, रेशियो को, ये जो 1:3 आपने रेशियो बनाया है पहले वाले हिस्से और दूसरे वाले हिस्से का, रेशियो को बदले बिना इनकी वैल्यूज बदल लो। पहले वाले हिस्से को 100 मान लेते हैं, दूसरे वाले हिस्से को 300 मान लेते हैं, कुल मिला के कितना बन गया, 400। तो पहले वाला हिस्सा, एक बार फिर से ध्यान से सुनो बच्चे, पहले वाला हिस्सा मैंने 100 मान लिया, दूसरे वाला हिस्सा मैंने 300 मान लिया और कुल मिला के कितना हो गया जी, 400 हो गया। ठीक है, 840 लेकर चलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। वो बताता हूं अब किस तरीके से आएगा, देखो जी। पहले वाले हिस्से के ऊपर 20% लॉस है, पहले वाला हिस्सा मैंने कितना लेट किया हुआ, 100। तो 100 के ऊपर 20% लॉस मतलब 20 रुपयों का घाटा हो गया। ठीक है, बचे हुए के ऊपर कितना परसेंट हमें फायदा हो ताकि कुल मिला के 20% आपको फायदा हो जाए। तो 20% किसके ऊपर बचे, 400 रुपयों के ऊपर। तो 400 रुपयों के ऊपर 20% फायदा मतलब कितने रुपए का फायदा हो गया जी, कितने रुपए का फायदा हो गया, 80 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा, कुल मिला के 80 रुपए का फायदा बना है, तो कुल मिला के जो 80 का फायदा वो कैसे बना होगा, इसको और इसको जोड़ के ही ना 80 बना होगा, मतलब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वही ना 80 रहा होगा। तो अगर यहाँ 20 का घाटा है तो यहाँ पे 100 रुपयों का फायदा रहा होगा। तो मतलब बचे हुए के ऊपर, 300 के ऊपर 100 रुपए का फायदा हो रहा है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि बचे हुए के ऊपर कितना परसेंट हमें फायदा हो। तो 100 रुपए का फायदा हो रहा है किसके ऊपर जी, 300 रुपयों के ऊपर गुणा 100। तो क्या आंसर बन गया, 33.33%। ये होगा जी आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर। आया बच्चे समझ की नहीं आया, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने का बच्चे एक अप्रोच तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ध्यान देना, अगर आपको एलिगेशन तरीका अच्छे से आता है, अगर आपको एलिगेशन तरीका अच्छे से आता है तो इस सवाल को एलिगेशन से भी किया जा सकता है। कैसे करना है, ध्यान देना बच्चे। देखो, पहले वाले हिस्से के ऊपर 20% आपको लॉस हो रहा है, दूसरे वाले हिस्से के ऊपर क्या हो रहा है उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। कुल मिला के आपको 20% फायदा हो रहा है। एलिगेशन में करते क्या है बच्चे, इनका डिफरेंस हम रख देंगे यहां पर, इनका डिफरेंस हम रख देंगे यहां पर, डिफरेंस का बना देंगे रेशियो, डिफरेंस का बना देंगे रेशियो। रेशियो ऑलरेडी इस सवाल में हमें पता है, मैं अभी बताकर हटाऊं। रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, 1:3, क्योंकि वन फोर्थ थ्री फोर्थ की बात हो रही है। तो वन फोर्थ और थ्री फोर्थ का जब हम रेशियो बनाएंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 1:3। अच्छा, इनका डिफरेंस 20 और -20 का डिफरेंस क्या बन गया जी, 40%। ठीक, और यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा होगा इन दोनों का, वो हमें पता पता नहीं है अभी, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का जब हम रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है 1:3 है। तो आप डिफरेंस को डिफरेंस के रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि तीन हिस्से का जो वैल्यू है वो 40% के इक्विवेलेंट है। तीन हिस्से जो है 40% के इक्विवेलेंट, तो एक हिस्सा किसके बराबर बच्चे, 40/3% के बराबर होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं 13 and 1/3%। हाँ या ना, समझ गए बच्चे, 13 and 1/3%।
अब ये जो 13 एंड 1/3% है, किसका डिफरेंस है? ये है जी इस वाले प्रॉफिट परसेंटेज का और इस वाले प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस है। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है 13 1/3% बन रहा है, तो यहां पर बच्चे 33 1/3% ही ना होगा। तो दूसरे वाले हिस्से के ऊपर यही चीज तो पूछी जा रही थी कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वो हमने निकाल लिया 33 एंड 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? बी ऑप्शन आंसर। तो पहले वाला तरीका भी समझ आया, एलिगेशन वाला तरीका भी समझ आया। अगर एलिगेशन में अच्छी कमांड है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। समझ गए? अच्छा, क्या बोला था शुरू में बच्चे? 840 लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अगर आप 840 लेकर चलते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों लेकर चले? समझ गए? तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ देखो जी। स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर वाली स्पीड को हम लिख लेते हैं, मतलब स्टिल वाटर वाली स्पीड मतलब बोट की स्पीड। मान लेते हैं बोट की स्पीड कितनी है, उसको हम यू लिख देते हैं। यू दिया हुआ है जी 4 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड को मैं मान के चल रहा हूँ यू किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को मैं मान के चलूंगा वी किलोमीटर पर आवर, वी, छोटा वी। तो बोट की स्पीड आपको दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। तो छोटा वी आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? अब लिखा क्या हुआ है? द टोटल टाइम टेकन टू गो टू अ प्लेस एंड बैक इज 4 आवर्स। तो कुल समय लगा जी 4 घंटे। कैसे लगा बच्चे? बोट जा रही है इतने किलोमीटर, मान लेते हैं डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डी किलोमीटर अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, किस स्पीड से जाएगी? यू प्लस वी से। सिमिलरली बच्चे डी किलोमीटर बोट जो है अपस्ट्रीम आ रही है, किस स्पीड से आएगी? यू माइनस वी से आएगी। तो ये डाउन जाने वाला टाइम, ये अप जाने वाला टाइम, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि जो टोटल टाइम है, डाउन गई बोट, डाउनस्ट्रीम गई प्लस अपस्ट्रीम आई, तो कुल जो टाइम लगा कितने आवर्स लगे? 4 आवर्स लगे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 आवर्स, प्लस यू और वी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो 4 बराबर है डी बटे में यू प्लस वी, मतलब 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, प्लस डी ओवर यू माइनस वी, मतलब 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। अब फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो। एलसीएम क्या बन जाएगा बच्चे? 6। यहाँ बन जाएगा कितना? डी। और यहाँ बन जाएगा 3D। तो डी, यहाँ से डी कितना आ जाएगा? डी इज इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4D बराबर बटे में 6। तो डी आ जाएगा जी कितना? ये आ जाएगा बच्चे 6 किलोमीटर। कितना आ गया? 6 किलोमीटर। यही चीज आपसे पूछी जा रही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 6 किलोमीटर इज द आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है जी। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। तो टाइम एंड वर्क हमने सीखा हुआ है, जो सेम डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस सवाल में आदमियों की बात हो रही है, तो मैंने क्या सिखाया हुआ है बच्चे? 40 आदमी किसी काम को अगर 40 दिनों में कर सकते हैं, तो यहां से हम वर्क लेट कर लेते हैं 40 × 40 करके। तो कितना वर्क आ गया जी? 1600 यूनिट्स का वर्क आ गया। अब ये वर्क हो कैसे रहे? दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट द एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द वर्क। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन, क्या बोला हुआ है बच्चे? हर 10वें दिन 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले 10 दिन तक तो 40 आदमियों ने काम किया। पहले 10 दिन 40 आदमियों ने काम किया, कितना काम हो जाएगा? 400 काम हो जाएगा, 400 यूनिट्स का वर्क हो जाएगा। 10 दिन के बाद होता क्या है बच्चे? 5 आदमी चले गए, तो अगला जो 10 दिन का काम है वो 35 आदमी करेंगे। अगले 10 दिन का काम 35 आदमी करेंगे तो 350 काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले 10 दिनों में 5 आदमी और छोड़कर चले गए, तो कितने आदमी रह गए? 30। तो अगले जो 10 दिनों का काम है वो करेंगे 30 आदमी, तो 300 काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 आदमी और चले गए, तो अगले 10 दिनों का काम करेंगे 25 आदमी, 25 आदमी, तो काम हो जाएगा बच्चे 250, ठीक है। अगले 10 दिन 20 आदमी काम करेंगे तो काम हो जाएगा 200। लेकिन बच्चे आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, वर्क इससे एक्सीड ना कर जाए। यहां तक कितना काम हुआ? ये 400, 750, 7,000, 1500। तो यहां से यहां तक बच्चे 1500 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। करवाना कितना है? 1600। तो अगले 10 दिनों का काम है कौन करेगा? 10 आदमी करेंगे, सॉरी 15 आदमी करेंगे। अगले 10 दिनों का काम करेंगे 15 आदमी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, अगर ये 15 आदमी 10 दिन काम करते हैं,
तो यहाँ पे काम हो जाएगा 150। तो 1500 में 150 और जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा 1650, मतलब 1600 से एक्सीड कर जाएगा। अब यही इस क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है बच्चे कि यहाँ पे हमें ये समझ आना चाहिए कि 15 आदमियों से काम तो करवाना है हमने। यहाँ 15 आदमी ही काम करेंगे, लेकिन 15 आदमियों से 10 दिन का काम नहीं करवाना है, क्योंकि अगर 10 दिन काम करवाएंगे तो काम एक्सीड कर जाएगा। समझ गए? तो हमने यहाँ पे 10 दिन काम नहीं करवाना है। अगर 10 दिन काम करवाएंगे तो काम 150 हो जाएगा, लेकिन हमने काम करवाना कितना है? काम सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स का ही करवाना है। करवाना हमने 15 आदमियों से, तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे बच्चे? 100/15, या फिर 20/3 डेज। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये भी लिख सकते हैं हम 6/2/3 दिन? तो इसकी जगह लिख लेते हैं हम 6 and 2/3 डेज। 6 and 2/3 डेज। अच्छा, अब बताओ, सवाल में पूछा हुआ है कि काम को खत्म होने में कुल कितना समय लगा है? तो 10, सबको प्लस कर दो, 10 10 10 10 10 50, ये हो गया 6 and 2/3 है, तो 56 and 2/3 डेज। 56 and 2/3 डेज। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? क्लियर है जी? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पाइप्स एंड सिस्टर्न से। A leakage can empty the fill tank in 10 hours। कोई लीकेज जो है वो टैंक को 10 घंटों में खाली कर सकता है। लीकेज को नाम दे देते हैं बच्चे ए। ये 10 घंटों में पूरा टैंक खाली कर सकता है। नेगेटिव काम कर रहा है। आगे लिखा हुआ, बट ड्यू टू अ पाइप विच एडमिट 6 liters per minute द टैंक नाउ गेटिंग एम्प्टी इन 12 hours। अब यहाँ पे एक भरने वाली पाइप भी है। भरने वाली पाइप को हम नाम दे देते हैं बच्चे बी। और जो बी है इसका एक्चुअल स्पीड हमें दिया हुआ है 6 liters per minute। जो बी पाइप है वो प्रति मिनट 6 लीटर पानी भरती है। ठीक है जी। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है लीकेज के साथ भरने वाली पाइप भी जब काम करती है तो भी टैंक खाली हो रहा है, लेकिन कितने घंटों में? 12 घंटों में। लिखा हुआ है ना, द टैंक नाउ गेटिंग एम्प्टी इन 12 आवर्स। मतलब जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो भी टैंक खाली हो रहा है, लेकिन कितने घंटों में खाली हो रहा है? 12 घंटों में खाली हो रहा है। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो भी नेगेटिव काम ही हो रहा है। ठीक है जी। वर्क लेट करो बच्चे फटाफट। कितना ले सकते हैं जी? 60। ए का स्पीड आ जाएगा 6 और ए और बी का स्पीड आ जाएगा 5। ये भी नेगेटिव स्पीड है, ये भी नेगेटिव स्पीड है। अब बस बच्चे आंसर आने वाला है, बस आप ध्यान से सुनना। देखो, ए का खाली करने वाला स्पीड कितना है? 6। ए का खाली करने वाला स्पीड कितना है? 6। बी के जुड़ने से खाली करने वाला स्पीड घट गया, 5 हो गया। अच्छा, बी के जुड़ने से खाली करने वाला स्पीड घटा क्यों? क्योंकि जो बी है बच्चे वो खाली नहीं कर रहा होगा, भर रहा होगा, तभी तो नेगेटिव स्पीड कम हो गया, 6 से 5 हो गया। मतलब बी भर रहा है 1 की स्पीड से। तो ए का स्पीड है 6 यूनिट्स पर मिनट, पर आवर या पर मिनट एक ही रेशो रहने वाला है। तो ए का स्पीड है 6 यूनिट्स पर मिनट और बी का स्पीड है 1 यूनिट पर मिनट। ये नेगेटिव काम करने वाली पाइप है, ये पॉजिटिव काम करने वाली पाइप है। इनका बच्चे स्पीड्स का रेशियो लिख लिया हमने। स्पीड्स का रेशियो आ गया 6:1। यहां तक की कहानी ठीक। मैं फिर कह रहा हूं, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जो बेस्ट अप्रोच है वही अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी। तो स्पीड्स का रेशियो आ गया 6:1। अब ध्यान दो, जो भरने वाली पाइप है इसका एक्चुअल स्पीड तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6 liters per minute। तो अगर इसका स्पीड 6 है तो इसका स्पीड कितना होगा? क्या इसका स्पीड 36 liters per minute ना होगा? रेशियो से कंपेयर करके। तो खाली करने वाली पाइप जो है, जो नेगेटिव काम कर रही है, जो ए है, या इसको लीकेज बोल सकते हैं, जो लीकेज है, जो नेगेटिव काम कर रही है, उसका स्पीड हमने निकाली है 36 liters per minute। अब बच्चे ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा हुआ है कि जो लीकेज है, आंसर आने वाला है, बस अब ध्यान से सुनना। जो लीकेज है वो पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक 10 घंटों में खाली कर देता है। 10 घंटे बोल लो या 600 मिनट बोल लो। 10 घंटे बोल लो या 600 मिनट बोल लो, एक ही बात है। मैंने आवर्स को मिनट्स में बदल लिया। ठीक है जी। तो जो लीकेज है वो 600 मिनट में पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर देता है। फिर से बच्चे, फिर से ध्यान से सुनो। जो लीकेज है पूरा भरा हुआ टैंक 600 मिनट में खाली कर देता है। अगर मैं ये निकाल पाऊं कि 600 मिनट में लीकेज ने कितने लीटर्स निकाले, तो वही ना टैंक का वॉल्यूम होगा। आया समझ की नहीं आया बच्चे? पूरा भरा हुआ टैंक 600 मिनट में खाली कर देता है। तो पूरा भरा हुआ टैंक 600 मिनट में खाली हो रहा है। तो अगर मैं ये निकाल पाऊं कि 600 मिनट में कितने लीटर्स निकल रहे हैं,
तो वही ना टैंक का वॉल्यूम होगा। आया ना समझ? तो बच्चे जो लीकेज है वो प्रति मिनट 36 लीटर निकालता है। तो 600 मिनट में कितना निकालेगा? तो 600 गुणा 36 कर दो, कितना आ गया जी? 21600। ये टैंक का वॉल्यूम आ गया। ए ऑप्शन आंसर। समझाने में टाइम लगता है बच्चे, एक बार समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं। समझ गए? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बच्चे। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन लेंट आउट अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. He noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest of 3 years and that of 2 years is 25:8. The rate of interest per annum is. अच्छा देखो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, मान लो यहां पे जो हमने रकम जमा कराई वो इतनी जमा कराई, इसके ऊपर पहले साल का ब्याज बना, अगले साल इसके ऊपर फिर ब्याज बना, उसको हमने ए मान लिया। लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे, तो ध्यान देना, जो पहले साल आपने ब्याज कमाया है उसके ऊपर भी ब्याज बनेगा। यही ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल जो आपने ब्याज कमाया उसके ऊपर जो ब्याज बन रहा है उसको हमने नाम दे दिया बी। अब बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल में इसके ऊपर भी कमाओगे। ध्यान देना बच्चे, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले नहीं किया है दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान से सुनो। अब तीसरे साल इसके ऊपर भी बनेगा, पहले साल जो आपने ब्याज कमाया उसके ऊपर भी बनेगा, इसके ऊपर भी आप कमाओगे, इसके ऊपर भी कमाओगे। तो इन चारों के ऊपर तीसरे साल आपने कमाना है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर यहां बन जाएगा ए। ये जो ए बना है इसके ऊपर आप कमाओगे बी। ये जो ए है इसके ऊपर आप कमाओगे बी। और ये जो बी है इसके ऊपर मान लेते हैं आप कमा रहे हो सी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट समझ आया? ठीक है जी। तो अब बच्चे ध्यान दो, ध्यान देना। अच्छा, ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। अगर बच्चे यहाँ पूरा पूरा प्लस कर दूंगा, ये पूरा पूरा प्लस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3 साल का सी आई। ठीक है। और अगर मैं इनको प्लस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3 साल का एस आई। समझ गए? तो डिफरेंस बता सकते हैं आप 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या बना? तो 3 साल में सी आई और एस आई का डिफरेंस बन गया बी प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो 3B+C ये आ गया जी डिफरेंस। आया बच्चे समझ की नहीं? बच्चे ये पूरा का पूरा बन गया 3 साल का सी आई, और ये बन गया जी डिफरेंस, सॉरी एस आई। तो एस आई अगर मैं सी आई में से घटा दूंगा तो नीचे वाले जो नंबर्स रह गए ये डिफरेंस ही ना होगा। तो डिफरेंस 3 साल का कितना आ गया? 3B+C। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस 3 सालों का मैंने यहाँ पे लिख दिया 3B+C। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं 2 साल के डिफरेंस की। अब बात कर रहे हैं 2 साल के डिफरेंस की। एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। तो तीसरा साल नहीं देखना जब 2 साल की बात कर रहे हैं, तीसरा साल नहीं देखना जब 2 साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ए था, यहाँ था बी, यहाँ ए था और यहाँ पे बी था। ये बन गया बच्चे 2 साल का सी आई, और ये बन गया 2 साल का एस आई। तो 2 साल का डिफरेंस कितना हुआ सी आई एस आई का? बी हुआ। अच्छा, 3 साल का डिफरेंस और 2 साल का जो डिफरेंस है इनका रेशियो दिया हुआ है 25/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 24B+8C इज इक्वल्स टू 25B। ये बन जाएगा 8C इज इक्वल्स टू 8C इज इक्वल्स टू, ये बन गया B। तो C/B कितना आ गया जी? 1/8। आया समझ इतना? अच्छा, 3 साल के लिए हमने जो कैलकुलेशन की थी वो क्या की थी, देखो एक बार फिर देखो। तीसरे साल के लिए मैंने कहा था यहाँ A बनेगा, इसके ऊपर B, इसके ऊपर B, और इस B के ऊपर C। अब हमने यहाँ पे सी और बी का रेशियो निकाल दिया बच्चे। क्या निकाला? कि अगर बी 8 है, अगर बी जो है 8 है तो सी कितना है? 1 है। यहां से रेशियो से हमने यही मतलब, ये जो सी ओवर बी का रेशियो बना है, यहां से हम यही चीज समझ पा रहे हैं ना कि अगर बी 8 है तो सी कितना होगा? 1। और ये सी हमने कमाया किसके ऊपर है? सी हमने कमाया है बी के ऊपर। मतलब 1 यूनिट हम कमा रहे हैं 8 यूनिट्स के ऊपर, एक कमा रहे हैं 8 के ऊपर। तो किस रेट से कमा रहे होंगे? एक कमा रहे हैं 8 के ऊपर, किस रेट से कमा रहे होंगे? 12.5%। यही चीज बच्चे आपसे पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का यही आसान तरीका है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, इसके अलावा किसी और तरीके से करोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे। अगर इस क्वेश्चन में बच्चे खासकर अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो दोबारा इस सवाल को देख लोगे तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी।
तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेडर सेल्स 10 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी एंड मैनेजेस अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, 10 आर्टिकल्स बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 आर्टिकल्स का 1 रुपया। वो बोल रहा है कि अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 20%। वो बोल रहा है कितने आर्टिकल्स वो खरीदेगा, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल्स खरीदेगा, कितने का, 1 रुपए का। यहाँ पे एक्स निकालना है आपने। अब एक बार स्टेटमेंट फिर समझो, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो समझो। वो बोल रहा है ट्रेडर सेल्स 10 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी एंड मैनेजेस अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 10 आर्टिकल्स बेचने पर 1 रुपए के, तो उसको प्रॉफिट होता है 20%। तो उसने 1 रुपए के कितने आर्टिकल्स खरीदे होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चे मुझे ये बताओ, इस स्टेटमेंट को ध्यान देना। 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बोल रहा है 1 रुपया है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बच्चे, एक्स आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 1 रुपया है। तो एक आर्टिकल का जो सीपी होगा 1/x होगा। तो ऊपर एसपी है, नीचे सीपी है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो सीपी टू एसपी, एसपी टू सीपी रेशियो आ जाएगा। अब एक पल के लिए मान लो, ध्यान देना बच्चे, ध्यान से सुनना। अब देखो, परसेंटेज और रेशियो रेशियो देखो आपस में किस तरीके से कंपेयर हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हम मानकर चलो कि एक का सीपी 100% है और 20% फायदा हो रहा है, तो मैं एक के सेलिंग प्राइस को 120% ही तो लिख सकता हूं। समझ गए? तो इस साइड मैंने लिखा एसपी टू सीपी का रेशियो। यही रेशियो जो है परसेंटेज की टर्म्स में लिख सकता हूँ, 120/100 लिख सकता हूँ। समझ गए? अब फटाफट इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनता है ये बनेगा बच्चे x/10 इज इक्वल्स टू 120/10। कितना आ गया ये, इससे कट गया 10 और 0 कट गया, तो x आ गया जी 12। x कितना आ गया बच्चे, 12। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ? ठीक है जी। और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। क्या तरीका बच्चे, रेशियोज कंपेयर कर लो। ठीक है जी। ये हो गया 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% when he further allows 16 articles to a dozen to a particular sticky bargainer. How much percent above the cost price were his wares listed? देखो बच्चे, लिखा क्या हुआ है, डीलर जो है डजन की जगह 16 दे रहा है। कहने का मतलब 12 के साथ 4 फ्री दे रहा है। 12 के साथ 4 फ्री दे रहा है। अब ध्यान देना, देखो 12 के साथ 4 फ्री देने का मतलब क्या हुआ, 12 के साथ बच्चे 4 फ्री देने का मतलब हुआ कि शॉपकीपर की जेब से टोटल कुल मिला के 16 आर्टिकल्स ही जा रहे हैं। अब ध्यान देना, हर एक का एमआरपी अगर डीलर ने, शॉपकीपर ने 100 रुपए फिक्स किया हुआ है और शॉपकीपर की जेब से जा रहे हैं 16 आर्टिकल्स, तो 16 का जो एमआरपी है वो हो जाएगा 1600। आया समझ? ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं चार, 12 के साथ हमने 4 मुफ्त दिए हैं, 4 फ्री दिए हैं, तो कस्टमर से वसूल करना था कितना, 1200। क्योंकि 4 फ्री दे दी तो मतलब 400 रुपए की छूट दे दी, तो कस्टमर से वसूल करना था 1200। लेकिन कस्टमर कहता है मैं 1200 भी नहीं पे कर सकता। कस्टमर बोल रहा है जी मुझे 20% डिस्काउंट दो, 20% डिस्काउंट दो। एक तरह से सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है। समझ गए? कस्टमर 1200 भी पे नहीं करना चाहता, वो कह रहा है 20% डिस्काउंट दो। तो 1200 का 20% हो गया बच्चा 240। तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो बना वो बन गया, इसमें से 240 घटा दो, 960 रुपए। इतना समझ आया? तो ये बन गया जी हमारा नेट सेलिंग प्राइस या फाइनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब बात करते हैं सीपी की। सीपी मान लेते हैं, अगर एक पल के लिए मान लो 100% है, 20% फायदा हो रहा है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो लिखा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में 120 परसेंटेज बोल सकता हूं। अच्छा, सेलिंग प्राइस हमने निकाला भी हुआ है, यूनिट्स में 960 है, तो आप कंपेयर कर लो। 120% 960 के बराबर, तो 1% किसके बराबर, 8 के बराबर। तो 100% किसके बराबर, 800 के बराबर। तो सीपी आ गया 800 यूनिट्स। आया समझ? अब आपसे पूछा जा रहा है मार्कअप परसेंटेज। सीपी 800 है, एमआरपी 1600 है। मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितने से मार्कअप किया, किया किसको, सीपी को इंटू 100। यही ना होता है मार्कअप परसेंटेज। और मार्कअप होता किनका डिफरेंस है, एमआरपी और सीपी का डिफरेंस होता है। तो 1600 और 800 का डिफरेंस कितना है, 800। नीचे आप रख दो सीपी जो कि 800 है, इंटू कर दो 100 के साथ, करो जी सिंप्लीफाई, कितना आ गया, 100%। तो मार्कअप परसेंटेज कितना बन गया बच्चे, 100%। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है।
तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 7। चलो, तो आज की क्लास में बचे इतने ही सवाल। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।